शुरू एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दुनिया पहली बार अपिस से जुड़ी। तब मानवता को एहसास हुआ कि मिथक सिर्फ परियों की कहानी नहीं थी। उनमें ऐसे कॉन्स्टेलेशन थे जो आशीर्वाद देने के बजाय हिंसा के माध्यम से पृथ्वी पर रूल करने की योजना बना रहे थे। उन लोगों को जिनको मनुष्य गॉड मानते थे, उनके सामने मानवता बिल्कुल नगण्य थी। लेकिन यहाँ तक कि गॉड को भी मनुष्य द्वारा मारा जा सकता है। हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर चॉय जॉन सोल हैं, जो एक लो रैंक हंटर हैं जिन्हें हर कोई कमज़ोर समझता है। वे मैजिक का उपयोग करके मॉन्स्टर को शिकार करने के बजाय अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी परिणाम मिले। लेकिन 18 घंटे प्रतिदिन ट्रेनिंग करने के बाद भी वे सिर्फ एक नॉर्मल सी रैंक हंटर ही बने रहे। फॉर्चुनेटली एक देवी ने उनके डेडिकेशन को देखा और उन्हें एंडलेस एबिस स्पेस में हेल ट्रेनिंग का आशीर्वाद दिया। वहाँ उन्हें इतनी भूख लगी कि उन्हें मॉन्स्टर खाने पड़े, और जितना अधिक उन्होंने खाया उतने ही वे स्ट्रांग होते गए। इसके साथ ही उन्होंने मैक्सिमम पॉइजन रेजिस्टेंस हासिल कर ली। उनकी मॉन्स्टर बुफे के प्रति दीवानगी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोला। जो मॉन्स्टर उनसे लड़ने आते उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता, लेकिन फिर भी बुरी तरह से हारे जाते। जो भी दुर्भाग्यपूर्ण अवतार उनका सामना करता, उसे सीधे हॉट पॉट के लिए सामग्री बना दिया जाता। एक साधारण, सबकी नज़रों में तुच्छ हंटर से वे ऐसे योद्धा बन गए जो कॉन्स्टिलेशन से लड़कर पृथ्वी को बचा सकते थे। कहानी की शुरुआत उनके बचपन से होती है, जब वे शक्ति के प्रति जुनूनी थे। एक अनाथ की तरह उन्होंने सोचा कि खुद को बचाने के लिए उन्हें स्ट्रांग बनना होगा। उनका लक्ष्य था कि वे कल से अधिक स्ट्रांग बने। यही व्यक्ति है हमारा नायक चॉय जॉन सोल, एक नॉर्मल सी रैंक ह्यूमन हंटर। हंटर एक ऐसा जॉब है जो तब अस्तित्व में आया जब दुनिया एपिस से जुड़ी। ये एक खतरनाक काम है जिसका उद्देश्य डंजन्स और मॉन्स्टर से इंसानों की रक्षा करना है। मॉन्स्टर को मारने से क्रिस्टल और आइटम्स मिलते हैं। डंजन्स से प्राप्त आइटम्स इतने अद्भुत होते हैं कि लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल होते हैं, कुछ प्रसिद्धि के लिए। वर्तमान में चॉय जॉन सोल ट्रेनिंग एरिया में व्यस्त थे। उनके टीम लीडर लियोन हांग ने उन्हें अफसोस भरी नज़रों से देखा और कहा, जॉन सोल, सोच समझकर फैसला लो। बी रैंक मॉन्स्टर के डंजन्स पहले ही काफ़ी कठिन हैं, यहाँ तक कि सी रैंक वाले भी मुश्किल होते हैं। डंजन से मिलने वाले स्किल्स और आइटम्स तो अच्छे हैं, लेकिन चाहे तुम जो भी करो, इंसान कमज़ोर ही रहेंगे। ये सुनकर थोड़े समय के मौन के बाद उन्होंने उत्तर दिया, क्या हमें स्ट्रांग बनने के लिए स्ट्रांग डंजन्स का सामना नहीं करना चाहिए? उस समय ट्रेनिंग एरिया में एक ज़ोरदार विस्फोट की आवाज़ आई। उसने बोला, जॉन सोल, एक ए रैंक मॉन्स्टर भाग गया है, सावधान रहो। वह बहुत सतर्क हो गया, मॉन्स्टर को अपनी ओर दौड़ते हुए देख रहा था। फिर उसने सीधा अपने घूंसे से हमला किया। इस समय कुछ लोग दूर से उसे देख रहे थे। वे उसे ध्यान से हमला करते हुए देख रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे, जो लोग फिजिकल कॉम्बैट का उपयोग करते हैं उनके लिए यह मुश्किल होता है ना? हालांकि उनके डायरेक्ट अटैक्स अच्छे होते हैं, लेकिन उनका डैमेज मैजिक यूजर्स की तुलना में कुछ भी नहीं है। अचानक किसी ने पूछा, तुमने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल क्यों चुना? यह सुनकर दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, एक बार उन्होंने डंजन से एक मार्शल आर्ट्स स्क्रॉल प्राप्त किया था, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि हर कोई सिर्फ मैजिक स्किल्स पर ध्यान देता था। इसलिए मैंने उसे लिया और प्रैक्टिस शुरू की। चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे मार्शल आर्ट्स सीखने का फैसला करने का कोई पछतावा नहीं है। हालांकि यह मैजिक जितना कूल या आरामदायक नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ यह जानते हुए कि मैं ट्रेनिंग के दौरान प्रगति कर रहा हूँ। हालांकि उन्हें पछतावा नहीं था, लेकिन एक बात ज़रूर निराशाजनक थी। घड़ी की ओर देखते हुए उसने एक लंबी सांस ली। यह काफ़ी नहीं है। मैंने इतना ट्रेनिंग केवल सी रैंक तक पहुँचने के लिए किया। कई लोग मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके स्ट्रांग बने हैं। एकमात्र जवाब है अधिक देर तक ट्रेनिंग करना और बहुत ज़्यादा मेहनत करना। यह कहते हुए वह दीवार के सहारे गिर पड़ा और सो गया। पूछ रही थी, क्या तुम यहाँ और ट्रेनिंग कर सकते हो? ट्रेनिंग करते हुए उसने जवाब दिया, बिल्कुल। यह सुनकर दूसरी आवाज़ ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी सपना देख रहे हो? उस सवाल को सुनकर उसने जवाब दिया, अब जब तुमने यह कहा तो मुझे एहसास हुआ, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या यह अभी भी कल्पना में ट्रेनिंग करने जैसा नहीं है? अचानक उसने ध्यान दिया और पूछा, तुम आखिर हो कौन? उसी समय एक अत्यंत स्ट्रांग लाइट दूर से दिखाई दी। उसकी छवि धीरे धीरे साफ हो गई। उसने खुद को धीरे से परिचित कराया।
मैं चॉय जेन सोल हूँ। मैं अबिस की गॉडेस ऑफ बैलेंस हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत हैरान हो। अच्छा, बिना किसी और देरी के मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। यह सुनकर वह थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत जवाब दिया, हाँ, कर लो। इस पर उसने सोचा कि उसने स्पष्ट रूप से सुना नहीं या गलत समझा। उसने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे समझ में आता है। बहुत से लोग कॉन्स्टिलेशन का सामना करते समय भ्रमित हो जाते हैं। काफ़ी देर बाद उसने अपनी बकवास बंद की और पूछा, रुको, तुम सहमत हो? उसके सवाल को सुनकर उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर वह बहुत हैरान हुई और चिंतित होकर पूछा, क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि क्यों? उसका सवाल सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय उसने पूछा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ तो मैं स्ट्रांग बन जाऊँगा, सही? यह सुनकर उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ। लेकिन उसे जो जवाब चाहिए था वह मिलते ही उसने खुश होकर कहा, बस मुझे यही चाहिए। लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? कई मशहूर और उच्च रैंक के हंटर भी हैं। उसके सवाल को सुनकर उसने तुरंत जवाब दिया, क्या तुमने मेरा टाइटल सुना है? मैं बैलेंस गॉड हूँ। बैलेंस गॉड की पावर भविष्य को देखना है। कुछ वर्षों में एक आपदा पृथ्वी पर आएगी। बुरे कॉन्स्टिलेशन अपने लोगों को पृथ्वी पर भेजना शुरू करेंगे, और जब वह दिन आएगा तो तुम उन मॉन्स्टर का सामना करोगे जो डंजन्स में मिले मॉन्स्टर से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। उसने बताया कि भविष्य को रोकने की चाबी तुम हो। यह सुनकर वह बेहद हैरान हो गया। फिर उसने और विस्तार से समझाया, अगर मैं तुम्हें कठिन ट्रेनिंग के माध्यम से स्ट्रांग बना दूं तो यह आसान हो सकता है। फिलहाल बैलेंस गॉड बहुत डरी हुई है। कौन होगा जो खुद के साथ इतना कठिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो? लंबी ट्रेनिंग प्रक्रिया के बाद तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, लेकिन अभी बैलेंस गॉड को भी खुद पर शक हो रहा है। सामान्य तौर पर कोई हंटर ऐसे अनुचित और असमान कॉन्ट्रैक्ट पर सहमत नहीं होगा। कॉन्स्टिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना और उससे बंध जाना आम बात नहीं है। अगर कोई कॉन्स्टिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी आत्मा कॉन्स्टिलेशन से बंध जाती है और उस व्यक्ति को कॉन्स्टिलेशन द्वारा सीमित जीवन को स्वीकार करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्स्टिलेशन स्ट्रॉन्ग मैजिक और पावर प्रदान करेगा, जिससे हंटर का लेवल बढ़ेगा। कॉन्स्टिलेशन में धैर्य नहीं होता। उनके सेवकों के लिए प्रतिस्पर्धा हमेशा तीव्र रहती है और दुनियादारी समझने वाले हंटर इसे पहले से जानते हैं। दूसरी ओर, तुम अब भी इस सब के पीछे की वजह नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी आंखें चमक रही थीं जैसे पिरामिड स्कीम के झांसे में फंसे लोग। यह किस प्रकार की ट्रेनिंग है? उसने तुम्हें देखा और गहरी सांस ली। एक हंटर जो जीवन नहीं समझता। यह सुनकर उसने तुरंत कहा, मैंने एपिस में तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एपिस में समय का प्रवाह पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। तुम्हें एपिस में खुद से 10 नहीं, सैकड़ों वर्षों तक ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम इस अवधि के दौरान बाहर निकले तो वापस नहीं आ सकोगे। यह सुनकर अचानक तुम्हें कुछ याद आया और तुमने चिल्लाकर कहा, यह तो ड्रैगन बॉल के हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर जैसा है। उसने यह सुना और उलझन भरे स्वर में पूछा, क्या? उसके सवाल को सुनकर तुम्हें तुरंत एहसास हुआ कि तुमने कुछ बचकाना कह दिया है, इसलिए तुमने बात छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं। इस क्षण तुमने सोचा, अब मैं समझ गया कि हंटर कॉन्स्टिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कैसे स्ट्रांग बनते हैं। यह निरंतर ट्रेनिंग का रहस्य है। उसने तुम्हारी खुशी देखी और सोचा कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम अब भी सोच रहे थे, तो कॉन्स्टेलेशन के कॉन्ट्रैक्टर को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद स्ट्रांग बनते हैं। इतनी देर तक तुम्हें सोचता देख उसने फिर से बात की, मैं समझती हूँ यह तुम्हारे लिए कठिन बलिदान होगा। तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ा त्याग है। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक वीक का समय दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। कई बार टोके जाने के कारण वह शर्मा गई, लेकिन फिर भी शांत स्वर में बोली, क्या तुम पक्के हो? क्या तुमने इसे ठीक से सोचा है? यह कोई साधारण फैसला नहीं है। इस पॉइंट पर तुमने कहा, मुझे अपनी दुनिया से इतना लगाव नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे एक लेटर छोड़कर सबको सूचित करना चाहिए। मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, और अगर मैं ट्रेनिंग के दौरान दुनिया को बचा सकता हूँ तो यह तो एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा होगा। यह सुनने के बाद वह कुछ देर के लिए चुप रही। यह देख तुमने उसे कई बार पुकारा। उसने तुम्हारी आवाज़ सुनी, जैसे जागते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
पता नहीं उसने रुमाल कहाँ से निकाला, लेकिन उसने जवाब दिया, ह्यूमन काफ़ी लालची और घृणित हैं, इसलिए मुझे बहुत चिंता थी। लेकिन सौभाग्य से मेरी भविष्यवाणी इस बार गलत नहीं थी। यह सुनकर तुम्हें कुछ अजीब लगा और तुमने उससे पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि यह गलत भी हो सकती है? लेकिन जैसे ही तुमने बोलना ख़त्म किया, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लाइट फूट पड़ी। फिर आसमान में एक दरार उभर आई, जिसके बाद शीशे टूटने की आवाज़ आई। उसने फिर से कहा, उस लेटर के बारे में सोचो जो तुम छोड़ना चाहते हो। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ तो मैं और मजबूत बन जाऊँगा, है ना? मैं अपनी एबिलिटी का उपयोग करूँगी ताकि आप वहाँ पहुँचे जहाँ आप चाहते हैं। चॉय जॉन सोल ने चुनौती को पार करने की कोशिश की। अगर तुम सफल होते हो तो मैं तुम्हें अपना बना लूँगी। फिर वो उस दरार की ओर बढ़ा और जब वो उस दरार को छूता है तो उसका पूरा शरीर अंदर खींच लिया गया। फिर वह दरार बंद हो गई। इस समय वो उसके ट्रेनिंग रूम में से बिना किसी निशान के गायब हो गया, केवल एक लेटर पीछे छोड़ते हुए। सीन बदलते ही अब वो एक दूसरी जगह पर पहुंच चुका था। टेलीपोर्टेशन मैजिक से फ्री होने के बाद वो अपने आप को गले लगाते हुए बोला, यहाँ मैजिक डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। आसपास देखते हुए उसने सोचा और पूछा, ये जगह कहाँ है? ये किसी डंजियन जैसा लगता है। धरती पर साइंटिस्ट ने साबित किया है कि डंजन अबिस स्पेस के टुकड़े हैं। उसने चारों ओर देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या ये पूरी जगह एक बड़ा ट्रेनिंग एरिया है? खैर, चलिए ट्रेनिंग करते हैं। यह कहते हुए उसने सीधे ट्रेनिंग में खुद को झोंक दिया। दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ द कॉन्स्टलेशंस उत्साहित होकर कह रही थी, इस बार प्रिडिक्शन ज़रूर सही होगी। सोचने पर उसने अभी एक बेहतरीन कैंडिडेट्स को पाया था, द बैलेंस गॉड। कई लोग कहते हैं कि प्रिडिक्टर हमेशा सही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वे केवल कुछ टुकड़े देख सकते हैं। भविष्य की सटीक भविष्यवाणी के लिए बाकी टुकड़ों का अनुमान लगाना पड़ता है। बैलेंस गॉड द्वारा भविष्यवाणी इस प्रकार थी, एक चॉय जॉन सोल एपीज 2 में ट्रेनिंग कर रहा है। कंस्टलेशंस की निराशा, उनकी योजना उसके द्वारा बर्बाद हो रही है। वह अब उस सीन की कल्पना कर रही थी जहां मैंने जीत हासिल की, और यह सुनते हुए कि अगर उसने मुझे अपना कॉन्ट्रैक्टर बनाया तो मैं खुशी खुशी जवाब दूंगा, मैं गॉडेस के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करूंगा। यह सोचते हुए वह कहती है, यह केवल एक टेम्पररी प्लान है, इसे बनाना मेरे लिए कठिन था। उसके पीछे खड़ी परियों ने उसे इतना उत्साहित देखकर आपस में फुसफुसाया, हमें उसे इतना आत्मविश्वास से भरा देखकर असहज लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वह अब भी खुद से खुशी खुशी कह रही थी, मुझे बस चॉय जॉन सोल का ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने का इंतज़ार करना है। वहां उसके लिए सब कुछ तैयार है, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग इक्विपमेंट, मेंटल कंफर्ट के लिए टॉयज़ और सबसे बढ़कर एक सेफ ट्रेनिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हमारा हीरो बोलता है, मैंने एक बवंडर अपनी ओर आते हुए देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये क्या है? ये काफ़ी खतरनाक लग रहा है। क्या ये वही चुनौती है जो गोडेस ने मेरे लिए तैयार की है? जैसे ही वह बवंडर उस तक पहुंचा, उसने एक अत्यधिक भयानक ताकत महसूस की और बोला, गोडेस का चैलेंज है। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो टूटने वाला हो, लेकिन उसे इसे सहन करना ही था। इस समय उसका पूरा शरीर बवंडर द्वारा उठा लिया गया और डरते हुए भी उसने जोर से कहा, इस दर्द और कठिनाई को सहन करना होगा। मजबूत बनने के लिए यह गोडेस की परीक्षा है। अब जादुई तूफान के बाद इल्यूजन मैजिक ने सब कुछ ढक लिया। बैलेंस गॉड का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था। सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए उपयोग की जाने वाली यह इल्यूजन मैजिक, लेकिन इससे पहले कि चॉय जॉन सोल को पता चलता, एक असामान्य तूफान आ गया। यह कुछ ऐसा था जिसे गॉडेस की फोरसाइट भी नहीं देख सकी। हमने तो मनोरंजन के लिए खिलौने भी तैयार किए थे ताकि वह रेस्ट के समय उनका उपयोग कर सके। एक हंटर का कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है कि वह इन अन्य शर्तों को स्वीकार करे और सबसे सेफेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की तैयारी करे। इसी समय एडामेनियन एंजल ने उसे खोजने के लिए चारों ओर उड़ान भरी, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका। उसे अपने मास्टर को संदेश देना पड़ा कि उन्होंने पूरे ट्रेनिंग एरिया की तलाशी ली, लेकिन जिस मानव का जिक्र किया गया था वह नहीं मिला। यह सुनकर वह घबरा गई और चिल्लाई, एडामेनियन एंजल का यह मतलब क्या है? वह निश्चित थी कि उसने चॉय जॉन सोल को वहां लाया था। अचानक उसने फिर से कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि वह जादुई तूफान से बह गया है।
यह सुनकर उसने तुरंत आदेश दिया कि उसे ढूंढा जाए। एडामेन ने आदेश सुना और मास्टर से पूछा, क्या यह संभव है? तभी दूसरी तरफ से एडामेनियन की चीख आई, उस इंसान को ढूंढो। हम उसे ऐसे ही इधर उधर भटकने नहीं दे सकते। हमें उसे बचाना होगा। एडामेन ने यह सुना और कुछ पल के लिए विचार किया, फिर तुरंत जवाब दिया, समझ गया मास्टर, मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा। अबिस एक अनंत स्थान है, एक ऐसा स्थान जहाँ तक कंस्टलेशन को भी पहुँचने में कठिनाई महसूस करते हैं। एक मोटल को ढूंढना जो एक तूफान में बह गया हो लगभग असंभव है। इस समय जहाँ वह था वह अभी भी तूफान द्वारा इधर उधर ले जाया जा रहा था। जादुई धाराओं ने उसके पूरे शरीर को नष्ट कर दिया। चॉय जॉन सोल को ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरे समुद्र में दबाया जा रहा हो, हालांकि उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अचानक इसी पल उसके कानों में एक मैकेनिकल आवाज़ गूंजी, हाई मैजिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन हेवनली टेक द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया से इनर स्ट्रेंथ में परिवर्तित हो रही है। फिजिकल ट्रेनिंग इंक्रीज्ड, जॉइंट एंड बोन हेल्थ इम्प्रूव्ड, मसल टू बॉडी रेशियो इंक्रीज्ड, डेंटन एक्सपैंडेड, द अमाउंट ऑफ कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड। इन आवाज़ों को सुनकर, हालांकि उसकी चेतना धुंधली थी, उसने सोचा कि यह एक चुनौती है। उसने सोचा, एक कॉन्स्टलेशन का कॉन्ट्रैक्टर बनना इतना आसान नहीं हो सकता। समय उड़ते कुत्ते की तरह गुजर गया। कई हफ्ते बीत गए। आखिरकार तूफान थम गया और वह थकावट की स्थिति में एक अन्य भूमि पर गिरा। फिर भी उसने खुद को खींचते हुए पूछा, क्या यह खत्म हो गया? यहाँ तक कि फर्स्ट ट्रायल भी आसान नहीं थी। वह चारों ओर देखता है। अब वह सोचता है, क्या यह अगला ट्रेनिंग एरिया है जहाँ जादुई तूफान ने चॉय जॉन सोल को पहुँचाया? वह अबिस का एक उजाड़ स्थान था जिसे किसी कॉन्स्टलेशन ने अधिकार में नहीं लिया था। अचानक इस पल जमीन से एक लंबा टेंटिकल प्रकट हुआ। उसे देखकर वह चौंक गया और सोचने लगा, मॉन्स्टर, शायद यह वही है जिसे मुझे पकड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया होगा। यह ऑनिक्स की तरह दिखता है, लेकिन यह ज़्यादा बड़ा है। हालांकि वह सोचता है, क्या गॉडेस मुझे कमज़ोर समझ रही हैं? यह सोचकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही उसने अपने मनोबल को मजबूत किया और कहा, जो भी हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। गॉडेस ने ज़रूर सब कुछ सोच रखा होगा। ठीक है ऑनिक्स, मेरे पास बहुत समय है, चलो लड़ते हैं। फिर वह उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन जब उसने उसके हाथ पर मुक्का मारा तो उसके पूरे शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर वह भ्रमित हो गया और सोचने लगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा, लेकिन ध्यान से देखने पर भी कोई असर नहीं हुआ। यह तो काफ़ी मजबूत है। इसी समय मॉन्स्टर ने अचानक अपना मुंह खोला, जैसे कि वह उससे परेशान हो गया हो, उस वजह से जम्हाई ले रहा हो। उसने यह देखा और फिर कुछ और मुक्के मारे, लेकिन मॉन्स्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उसने कहा, तुम बस इंतज़ार करो, किसी दिन मैं इसे एक ही मुक्के में खंडहर में बदल दूंगा। अब मुझे बस इतना करना है कि तब तक ट्रेनिंग करूं जब तक इसे हरा न दूं। फ्लैशबैक में चॉय जॉन सोल को याद आया जब उसने पहली बार अपने हंटर ग्रुप में शामिल होकर एक किताब पढ़ी थी जिसका टाइटल चीनी भाषा में लिखा था। मैंने यह नीलामी से मुफ्त में लिया है, कौन इसे आजमाना चाहता है? किसी ने कहा। सुप्रीम टेक्निक, डिवाइन स्किल, दूसरे व्यक्ति ने कहा। मुझे पता है कि अपने इंटरनल एनर्जी को विकसित करने में बहुत समय लगता है। मार्शल आर्ट्स पहले ही काफ़ी कठिन है और ट्रेनिंग भी कठिन है, एक और व्यक्ति बोला। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्यों कोई इसे नहीं चाहता? वह व्यक्ति हंसी में बोला, हा हा, सामान्य लोग इन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। हीरो ने उनकी बातों को अंत तक ध्यान से सुना और फिर बोला, हे या मुझे इसे आजमाने दो। वह आदमी जिसने यह सुना तुरंत बोला, ओह, तो अब तुम मार्शल आर्ट्स में रुचि रखते हो? और उसे वह पुरानी किताब दे दी। हीरो हल्के से मुस्कराया और बोला, मैं हमेशा इन तरह की चीज़ों को पसंद करता हूँ। वे दोनों लोग हंसी में बोले और उसे याद दिलाया, तुम छोटे बच्चे पुराने सामान में रुचि रखते हो, पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को विकसित करने के लिए मार्शल आर्ट्स बहुत धीमे होते हैं। हीरो कुछ नहीं बोला, बस किताब को हाथ में पकड़े हुए गंभीरता से देखता रहा। वह व्यक्ति बोला, अगर तुम समझते हो कि यह प्रभावी नहीं है तो तुम्हें कुछ और कोशिश करनी चाहिए। अतीत में वापस जाते हुए जैसे एनर्जी विज़र्ड्स की सेहत होती है, वैसे ही इंटरनल एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट्स की मेन पावर होती है।
यहाँ तक कि वही गति भी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी के कारण। और यही कारण है कि सुप्रीम तकनीक कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जॉन सोल अलग था। उसे अन्य मार्शल आर्ट्स को अपनाने के मौके मिले थे, लेकिन उसे सुप्रीम मार्शल आर्ट्स पसंद था। वर्तमान में हीरो ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उस पत्थर से बने विशालकाय सांप जैसे राक्षस को मारा। दुर्भाग्यवश सुप्रीम तकनीक में इंटरनल एनर्जी को एकत्र करने का कोई निश्चित तरीका नहीं था। उसने गहरी सांसें लीं, अपने मुक्कों और लातों का इस्तेमाल किया और इसे दिव्य पंच कहा। दिव्य पैर की गति जो इंटरनल एनर्जी का उपयोग करके हमला करती थी और फिर वह इस एक्सप्लोजिव्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था। इस सीक्रेट आर्ट का अभ्यास बार बार करने से हीरो हर बार जब वह पंच मारता और अपनी कला का इस्तेमाल करता तो वह पर्याप्त इंटरनल एनर्जी प्राप्त कर सकता था। चॉय जेन सोल की इंटरनल एनर्जी लगातार बढ़ रही थी। उसने हाथ उठाया और फिर अपनी मुट्ठी को भींचते हुए सारी एनर्जी को एक शॉक में कंसेंट्रेट किया। अगर वह यह सरल पाठ बिना रुके दोहराता रहता तो एक दिन वह मास्टर बन जाएगा। राक्षस पर प्रहार करना आसान था, परंतु ऐसा कहना आसान था। वही प्रहार, लेकिन अब राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय वह राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गया। हीरो की हैरानी में एक आवाज गूंज उठी, स्किल रैंक बी, इंटरनल एनर्जी के बारे में सीखा, सुप्रीम तकनीक रैंक बढ़ी, तुम पहले पार्ट तक पहुंच गए हो। वह निराश हुआ। इस रैंक की तुलना हंटर रैंक से करता हूं तो मैं सिर्फ बी रैंक हूं, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। उसने चट्टान पर चढ़ते हुए उबासी ली और कहा, हंटर लिसा वन ने मार्शल आर्ट्स के कारण रैंक अप किया। समय में पीछे जाते हुए लिसा वन, एक चीनी रैंक ए हंटर जो कुछ ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते थे, एक इंटरव्यू में बोली, मेरी मार्शल आर्ट्स क्लास अद्भुत है। सीधे शब्दों में कहें तो यह लगभग 6 रैंक मैजिक सर्कल जैसी है। उस रिपोर्टर ने माइक को पास लाकर पूछा, क्या तुम और भी मजबूत बनने की योजना बना रहे हो? लिसा वन ने उत्तर दिया, बिल्कुल, रैंक एस मेरा टारगेट है। मैं फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ जो रैंक एस तक पहुँचता है। अपने आप को देखते हुए नायक ने सोचा, इस रफ्तार से तो मुझे उसे पकड़ने में 1000 साल लगेंगे। अचानक एक आवाज़ आई और उसने नीचे देखा। यह वही राक्षस था जिसे उसने अभी हाल ही में हराया था, जो अब हीरो को निराशा में देख रहा था। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये एक फेयर फाइट थी, प्रोटैगनिस्ट ने कहा। स्टोन स्नेक बार बार कुछ कहने जैसा स्वर कर रहा था, क्योंकि अब वह जॉन सोल को हल्के में नहीं ले सकता था। उसने वर्षों की ट्रेनिंग से अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ा ली थी और सांप अब उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे वह बेबस महसूस कर रहा हो। जॉन सोल उसके पास कूद गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग का लक्ष्य चुनता हूँ। लेकिन अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। शायद मैं कहीं भी जाकर ट्रेनिंग कर सकता हूँ। अचानक स्टोन स्नेक धीरे धीरे उसके पास आया और उसे अपने सिर पर बैठा लिया। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट चौंक गया। तुम मुझे ले जाओगे? सच में? धन्यवाद, यहाँ चलने में बहुत समय लग जाता है। जॉन सोल ने 100 ईयर पहले इस इलाके में आने की आवाज़ को याद किया। ओह, यह तो एक मैजिक स्टॉर्म है, उसने उत्साह से कहा, लेकिन स्टोन स्नेक डर के मारे सहम गया। वह कहना चाह रहा था, हम मर जाएंगे, पर जॉन सोल उसे समझ नहीं पाया। मैजिक स्टॉर्म को देखकर उसने सोचा, क्या यह संकेत है कि गॉड्स मुझे अगले ट्रेनिंग स्थल के बारे में बताना चाहते हैं? चलो चलते हैं। लेकिन स्टोन स्नेक ज़ोर से मना करने लगा। फिर भी जॉन सोल ने उसे उकसाया, चलो कोई जल्दी करो। हालांकि सांप जानता था कि यह मैजिक स्टॉर्म इतना शक्तिशाली है कि सबसे मजबूत मॉन्स्टर्स भी इसमें मारे जा सकते हैं, लेकिन जॉन सोल ने उसकी जान बख्शी थी, इसलिए उसने जोखिम उठाते हुए उस नीले मैजिक स्टॉर्म में छलांग लगा दी। स्टॉर्म के अंदर स्टोन स्नेक लगभग हार मान चुका था। स्टॉर्म तेज़ी से घूम रहा था और उसके अंदर उनका छाया मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अंततः वे स्टॉर्म से बाहर निकल गए। स्टोन स्नेक बुरी तरह हिल गया था, लेकिन जॉन सोल बड़े उत्साह से अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था और हंसते हुए बोला, तो डीप एरिया में लोग ऐसे चलते हैं, है ना? ये तो बहुत मज़ेदार है। अब मैंने फर्स्ट लेवल को पार कर लिया है। इस मैजिक स्टॉर्म की ताकत कितनी अद्भुत है। सांप डर के मारे हक्का बक्का रह गया था, लेकिन जॉन सोल ने सोचा,
जब यह मैजिक तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह पूरी तरह से शक्ति से भर देता है, थकान मिटा देता है और तुम्हारे शरीर को भी ट्रेनिंग देता है। उसने यह नहीं समझा कि वह सिर्फ भाग्यशाली था जो पहली बार स्टॉर्म में बच गया। फिर जॉन सोल ने खुद से कहा, यहाँ खाने के लिए कुछ होगा क्या? मुझे 100 साल से कुछ भी खाए बिना भूख नहीं लगी, लेकिन पेट थोड़ा खाली सा लग रहा है। अचानक सांप उसके पास आया। जॉन सोल ने पूछा, क्या हुआ? सांप ने कुछ गरजने जैसा किया और उसने धीरे धीरे समझा, यह तुम्हारे शरीर से गिरा है, इसे खाने लायक समझा जा सकता है ना? हर सवाल पर सांप गरजता, जैसे कह रहा हो, हाँ। सांप ने एक बोल के आकार का पत्थर थूक कर बाहर निकाला। जॉन सोल ने उसे पकड़ा और मन में सोचा, क्या यह मेरे पिछले 100 साल के व्यवहार का बदला है? लेकिन जब उसने सांप की चमकती आंखों को देखा तो वह हंस दिया। ठीक है, मुझे तुम्हारे शरीर से कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं। सांप ने उसे उठा लिया और अपने सिर से रगड़ने लगा। जॉन सोल ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, तुम मूर्ख हो। अचानक सिस्टम की आवाज़ आई, आपने पत्थर के विशाल सांप से पूर्ण समझ प्राप्त कर ली है। आप उसकी गतियों से स्टोन फिस्ट तकनीक सीख चुके हैं। जॉन सोल ने परीक्षण के लिए स्टोन फिस्ट का उपयोग किया। उसने खुद को देखकर कहा, मुझे नहीं पता था कि यह तकनीक मौजूद है। मैं इसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता रहूँगा। यह बहुत मज़ेदार है। जैसे जैसे मेरा एनलाइटनमेंट लेवल बढ़ेगा, मैं इसे और बेहतर कर पाऊंगा। फिर जॉन सोल और स्टोन स्नेक समुद्र की ओर देखने लगे। विशाल गुलाबी और बैंगनी लहरें उठ रही थीं। जॉन सोल ने कहा, अंडर वाटर ट्रेनिंग कैसे होगी? चलो वापस चलते हैं। और वह क्लिफ से फिसलते हुए नीचे उतर गया। चूंकि तुम पत्थर से बने हो, पानी तुम्हें कमज़ोर कर सकता है। फिर भी उसने बिना हिचकिचाहट समुद्र में छलांग लगा दी और गहरे पानी में डुबकी लगा ली। अचानक नीचे अनगिनत खतरनाक प्राणियों का सामना हुआ जो उसे निगलने के लिए दौड़ पड़े। जॉन सोल घबराया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह ऊपर की ओर उभरने के लिए रुका। तभी सिस्टम की आवाज़